हमने पार्टिकल इन 1D बॉक्स का डिस्कशन किया था और पार्टिकल इन 1D बॉक्स में हमने वेव फंक्शन यानी तरंग फलन और ऊर्जा की गणना देखी थी, 0 पॉइंट एनर्जी के बारे में चर्चा की थी और क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया था कि क्वांटाइजेशन यानी क्वांटिक जो चीजें होती हैं वो किस तरीके से होती हैं और जो सतत होती हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है, बहुत ही डिटेल में बताया था और एक बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल थे साथ। आज की क्लास में बात करेंगे हाइड्रोजन एटम के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन। हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंगर समीकरण। यदि हाइड्रोजन एटम की बात करूं तो ये एक सिंपलेस्ट तंत्र है, सबसे सरलतम तंत्र है जिसमें हम श्रोडिंगर अप्लाई कर रहे हैं। इससे पहले जो हमने श्रोडिंगर इक्वेशन लिखी थी वो लिखी थी किसी भी गति करते हुए एक कण के लिए। जबकि हाइड्रोजन एटम की बात करूं तो हाइड्रोजन एटम में नाभिक में एक प्रोटॉन और उसके चारों ओर चक्कर लगाता हुआ एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। यह इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा होता है तो मैं आपको बता दूं दोबारा कि यहाँ एक पार्टिकल नहीं, एक कण नहीं है। कण कितने हैं? कण है 2, एक है प्रोटॉन और एक है इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ श्रोडिंगर इक्वेशन कैसे अप्लाई करनी है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हैमिल्टोनियन होता है वो क्या होता है? H psi इक्वल टू E psi। क्या होता है? H psi इक्वल टू, यानी ये क्या हैमिल्टोनियन को डिफाइन करते हैं टोटल एज ए टोटल एनर्जी कि कुल ऊर्जा क्या है, टोटल एनर्जी के रूप में परिभाषित करते हैं कि ये। तो इस तरीके से लिखोगे जैसा मैं लिख रहा हूं, हाइड्रोजन परमाणु सरलतम तंत्र है जिसमें एक प्रोटॉन व एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। और हमें पता, डायग्राम बना सकते हो, एक साइड बना देना डायग्राम छोटा सा, तुम्हें पता लगना चाहिए कि हाइड्रोजन एटम कैसा है। नोट्स भी तुम्हें अच्छे लगेंगे, है ना। तो हाइड्रोजन एटम के लिए हैमिल्टोनियन से मतलब कुल एनर्जी, हैमिल्टोनियन क्या होती है? H psi इक्वल टू E psi। और ये हमें हैमिल्टोनियन पता है क्या होता है? माइनस H स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m डेल स्क्वायर प्लस V psi इक्वल टू E psi। ये क्या होता है? हैमिल्टोनियन होता है हाइड्रोजन समीकरण। और यहां अब मैं लिखूं श्रोडिंगर समीकरण हाइड्रोजन एटम के लिए या एक कण के लिए श्रोडिंगर समीकरण एक कण के लिए क्या होती है? डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस v psi इक्वल टू 0। यही होती है श्रोडिंगर समीकरण। असल में श्रोडिंगर समीकरण किसके लिए दी जाती है? ये एक कण के लिए श्रोडिंगर समीकरण है। लेकिन रिमेंबर यहाँ कितने कण हैं? एक जब तंत्र का अध्ययन करें यहाँ के कण है 2,
एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ जो m आ रहा है वो क्या है, एक ही कण का द्रव्यमान होगा। तो हमें क्या इंट्रोड्यूस करना है, हमें दो कण के लिए मास इंट्रोड्यूस करना है। तो हमें पता है एक रिड्यूस्ड मास का कॉन्सेप्ट होता है बुक्स में। इस रिड्यूस्ड मास को समानीत द्रव्यमान कहा जाता है। ये लाइन थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं, थोड़ा अजीब लग रही है। हाइड्रोजन परमाणु संरचना तंत्र है जिसमें एक प्रोटॉन व एक इलेक्ट्रॉन होता है। इरेज कर रहा हूं, लिख लेना, ठीक है। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन एटम में दो कण हैं, इसलिए m को क्लियर लिख रहा हूं, जो भी लिख रहा हूं बता रहा हूं क्लियर, m को समानीत द्रव्यमान, अभी बताते क्या बोलते हैं, रिड्यूस्ड मास, समानीत द्रव्यमान म्यू से परिवर्तित करने पर जहां म्यू इक्वल टू क्या होता है, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। म्यू क्या है, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, जहां m1 व m2 क्रमशः इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के द्रव्यमान है। क्या है, इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के द्रव्यमान है। मैंने क्या कहा कि इस m को किससे रिप्लेस करूंगा, म्यू से, जहां m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 क्या होता है, समानीत द्रव्यमान होता है। ये तुम पढ़ते हुए आए हो, नहीं पता तो कोई बात नहीं। तो जहां m1 मान लो प्रोटॉन का द्रव्यमान है और m2 क्या है, इलेक्ट्रॉन का, कैसे भी मान सकते हो, रिप्लेस हमें म्यू से ही करना है। तो श्रोडिंगर समीकरण मैं बोल रहा हूं, यदि नहीं दिख रहा तो ये क्या है, श्रोडिंगर लिखा हुआ है। क्या है, श्रोडिंगर। तो श्रोडिंगर समीकरण को कैसे लिख सकता हूं, देखो यहां से इरेज कर रहा हूं। तो श्रोडिंगर समीकरण हो जाएगा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर म्यू अपॉन, देखो m को म्यू से रिप्लेस किया है, अपॉन h स्क्वायर e माइनस v साई इक्वल टू 0, e माइनस v साई इक्वल टू 0। देखो क्लियर लिख रहा है, एक कण के लिए श्रोडिंगर समीकरण ये है। और अब यहाँ कण कितने हैं मैंने बताया था, ये मैं बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ कि जो हाइड्रोजन है ना वो टू बॉडी प्रॉब्लम है, ऐसा समझो टू बॉडी प्रॉब्लम है। टू बॉडी से मतलब यहाँ कण कितने हैं, दो। वहां m क्या बता रहा है, एक कण का द्रव्यमान बता रहा है, किसी का भी दे सकते हो, लेकिन हमें जब दो कण है तो m को समानीत द्रव्यमान से परिवर्तित किया है, रिप्लेस किया है। तो इसे हम लाप्लासियन की फॉर्म में लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर म्यू अपॉन h स्क्वायर e माइनस v साई इक्वल टू 0। मैं आपको बता दूं जो v है, पहले उससे पहले v क्या है, पोटेंशियल एनर्जी यानी विभव है, स्थितिज ऊर्जा है, वो क्या होती है z डैश अपॉन z डैश e स्क्वायर अपॉन r होती है। अभी देखेंगे थोड़ा सा रुको, है ना। अब यहाँ जो लाप्लासियन है वो क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के लिए, यानी कार्तिकेय निर्देशांक के लिए लाप्लासियन। इस लाप्लासियन को
किसमें कन्वर्ट करूंगा, मैं स्फेरिकल पोलर निर्देशांक यानी गोलीय निर्देशांकों में परिवर्तित करूंगा। किसमें परिवर्तित करूंगा, गोलीय निर्देशांकों में, गोलीय स्फेरिकल पोलर यानी गोलीय ध्रुवीय निर्देशांकों में परिवर्तित करूंगा। तो मैं लिखूंगा जो विभव है, स्थितिज ऊर्जा है, वो निर्भर करती है किस पर, आर पर। तो मैं लिखूंगा स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा आर पर निर्भर करती है। आर क्या है, नाभिक से, जैसा आपने डायग्राम बनाया हो तो यहां दूरी लिख देना, नाभिक से इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी, ठीक है। आर पर निर्भर करती है, आर पर निर्भर करती है। जब दूरी आर पर निर्भर करती है तो कार्तिकेय निर्देशांकों को ध्रुवीय पोलर निर्देशांकों में बदलने पर कैसे बदलूंगा, देखो सिंपल तरीका है। वैसे तो आप मैथ वाले तो फिजिक्स में पढ़ते हैं, लेकिन बायो वाले ध्यान रखेंगे। इरेज कर रहा हूं, देखो सिंपली क्या है, मैं टाइम नहीं दूंगा, आपको वीडियो को पॉज करना है, जो भी देखना चाहते हैं वो लिखोगे। मेरे पास इतना टाइम नहीं है आपको देने का, क्योंकि सिलेबस मेरा सबसे पीछे है ना। वजह ये नहीं है क्यों पीछे है, क्योंकि मैं हर चीज पर फोकस करना चाहता हूँ, ये बात है सिर्फ। तो तरीका क्या है, मान लो ये क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है, यहाँ y है, यहाँ x है और यहाँ है z। मान लो कोई पॉइंट है r, कोई पॉइंट है P, और वो इससे यानी ओरिजिन से, यानी यहां से कितनी दूरी पर है, r पर, और ये है z एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, थीटा। z अक्ष के साथ कितना कोण है, थीटा है, और दूरी कितनी है, r, और ये क्या है, p। इससे z एक्सिस और y एक्सिस पर एक लंब खींचा जाता है और एक पॉइंट आता है, यानी यहां से एंगल होगा फाई, और इससे एक और लंब खींचा जाता है यहां, किस पर, x एक्सिस पर। तो ये बनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन समझना थोड़ा सा जरूरी है। मैथ वाले पढ़ेंगे भी और उन्हें पता भी होता है, लेकिन बायो वाले थोड़ा सा याद रखेंगे। आप बचपन में पढ़ के आए हैं कि यदि किसी कोऑर्डिनेट्स पर, जैसे एंगल क्या हो, थीटा, यहाँ x एक्सिस पर, और ये क्या है, y है, तो मान लो यहाँ दूरी क्या है, r, तो यहाँ कंपोनेंट होता था r cos थीटा और यहाँ होता था r sin थीटा। उसी के बेसिस पर यहाँ कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू आती है निकलकर। यहाँ z के साथ एंगल बन रहा है तो z होगा r cos थीटा, और x एक्सिस पर निकालेंगे, x के लिए निकालेंगे तो कोऑर्डिनेट्स जो वैल्यू है वो निकल के आती है, क्या आती है, वो निकल के आती है r sin थीटा, या एक मिनट, r cos थीटा sin फाई, और y एक्सिस पर कंपोनेंट आता है r sin थीटा sin फाई। ये निकल के आती है वैल्यू। तो मैं लिखूंगा डायरेक्ट, यहां x क्या है, x है r cos थीटा sin फाई, y क्या है, r
साइन फाई और z होगा r cos थीटा। ठीक है, ये होगा r cos। ये पोलर कोऑर्डिनेट में बदलने पर ये वैल्यूज आती है और हम जानते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा V क्या होगी? V होगी -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² अपॉन R। एप्सिलॉन पता है, इसे कहते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, यानी निर्वात के लिए एक वर्ड होता है परमिटिविटी बोलते हैं। और Z क्या है? परमाणु क्रमांक है। E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। R क्या है? ये दूरी है। ठीक है, यदि मैं इस V को, देखो यही लिखना इसके बाद, जैसे पहले लिख दो, है ना। V क्या है? -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² अपॉन R। इसको यदि मैं ऐसे लिखूं, यही लिख रहा हूं, देखो थोड़ा सा इरेज कर दो, लो इरेज कर दो। स्थितिज ऊर्जा V बराबर Z डैश E² अपॉन R क्या होगा? माइनस में क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा होगी वेर Z डैश इक्वल टू 1 अपॉन या Z अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। Z डैश क्या होता है? Z अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहां वैल्यू लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? यहां वैल्यू लिख सकता हूं। तो इस ये इक्वेशन हो जाएगी। देखो ये इक्वेशन कैसे हो जाएगी? देखो थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं। इक्वेशन कैसे हो जाएगी? डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर म्यू अपॉन h स्क्वायर E प्लस Z डैश E² अपॉन R। ये इक्वेशन हो जाएगी साई इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो जाएगी। हमें कार्तिकीय निर्देशांकों को ध्रुवीय पोलर निर्देशांकों में परिवर्तित कर लिया। इस स्थिति में यहां उतारोगे और लिखोगे, इन चीजों को लिखोगे क्या? जो लाप्लासियन ऑपरेटर है, ये किसके लिए है? कार्तिकीय निर्देशांकों के लिए। कार्तिकीय निर्देशांक में लाप्लासियन ऑपरेटर कुछ इस तरीके से हो जाता है। कैसे हो जाता है? इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिखनी है और डायरेक्ट याद रखनी है। लिख लेना, ध्रुवीय पोलर निर्देशांक में लाप्लासियन संकारक कैसा होता है? डेल स्क्वायर साई, यहां साई f कोई भी फंक्शन ले सकते हैं, वो क्या होता है? 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल r। ठीक है, आर स्क्वायर डेल साई अपॉन डेल r प्लस ये वैल्यूज ऐसे ही लिखनी है, ऐसे ही याद रखनी। बाकी मैथमेटिक्स से कैलकुलेट या निकाल सकते हो, गणना कर सकते हो। ठीक है, 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा साइन थीटा डेल साई अपॉन डेल थीटा प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल पाई स्क्वायर। ये लाप्लासियन संकारक का मान होता है किसमें? ध्रुवीय पोलर निर्देशांकों में। क्या होता है? ध्रुवीय स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। इन पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या है? लाप्लासियन संकारक का मान है। यह होता है यहां तक, मैंने मार्क किया है यहां तक। अब इस वैल्यू को किस में रखूंगा? इस वैल्यू को रखूंगा श्रोडिंगर समीकरण में। किस में रखूंगा? श्रोडिंगर समीकरण में। यहां से इरेज कर देता हूं, यहीं से कर लो, यहां ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब हमें बताया लाप्लासियन ऑपरेटर क्या है? ये वैल्यू है।
तो इसकी वैल्यू लिखूंगा 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर स्क्वायर डेल साई अपॉन डेल आर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा साइन थीटा डेल साई अपॉन डेल थीटा प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल फाई स्क्वायर, ठीक है। प्लस श्रोडिंगर इक्वेशन में रखिए, ये वैल्यू पूरी श्रोडिंगर इक्वेशन में लिखिए। तो क्या लिखूंगा 8 पाई स्क्वायर म्यू अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी शाई इक्वल टू 0। v की वैल्यू हमें पता है, v की वैल्यू अभी बताई थी माइनस जेड डैश ई स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। यहां v की वैल्यू रखूंगा तो क्या हो जाएगा e प्लस जेड डैश ई स्क्वायर अपॉन आर। मैं सुविधा के लिए नहीं लिख रहा हूं, जहां जरूरत पड़ेगी वहां लिख लूंगा, ठीक है। सुविधा के लिए मैंने नहीं लिखी है ना। तो ये क्या है, श्रोडिंगर इक्वेशन है हाइड्रोजन एटम के लिए। क्या है श्रोडिंगर इक्वेशन। अब यहाँ कुछ टर्म्स आती हैं, कुछ वेरिएबल्स आते हैं, चर आते हैं, जिनका हमें क्या करना होगा, पृथक्करण करना होगा। क्या करना होगा, पृथक्करण करना होगा। यहां चर बता देता हूं क्या है, देखो चर क्या है, आर थीटा एंड फाई, ये क्या है चर है। और ध्यान रखना जो v है मैं बता चुका हूं v किस पर निर्भर करता है, r पर निर्भर करता है। और क्योंकि v का जब मान लिखते हैं क्या लिखते हैं z डैश ई स्क्वायर अपॉन r, यहां r आ रहा है तो ये भी क्या है एक चर, इसी का टर्म है, इसी की एक टर्म है। अब यहां इन टर्म्स को 1 2 और 3 ये इसी के साथ है, इनको पृथक करूंगा। ये क्या है श्रोडिंगर समीकरण है। तो आप जो समीकरण नंबर डालोगे वो इसे डालोगे 2, जो लाप्लासियन ऑपरेटर लिखा है इसको इक्वेशन नंबर 1 रखोगे, ठीक है। जरूरत तो नहीं पड़ेगी लेकिन थोड़ा लिख लो तुम्हें अच्छा लगेगा। ये क्या इक्वेशन नंबर 1 है लाप्लासियन ऑपरेटर, और इक्वेशन नंबर 2 है श्रोडिंगर इक्वेशन। अब हेडिंग डालो चर राशियों का पृथक्करण। और हम जानते हैं कि जो स्थितिज ऊर्जा है, हेडिंग डालो चर राशियों का पृथक्करण। जो स्थितिज ऊर्जा है वो स्मॉल r पर निर्भर करती है, और जो फंक्शन होगा स्थितिज ऊर्जा, जबकि स्थितिज ऊर्जा r पर निर्भर करती है, इस पर निर्भर करती है। तो फंक्शन या मतलब तरंग फलन वेव फंक्शन साई किस पर निर्भर करेगा, r पर निर्भर करेगा, थीटा पर निर्भर करेगा और फाई पर निर्भर करेगा, जिसे लिखा जा सकता है कैपिटल R स्मॉल r। ये क्या है r स्मॉल r क्या है, फंक्शन है r का। इससे क्या मतलब है, इससे मतलब है कि r क्या है, फंक्शन है, फलन है r का, कैपिटल R का फंक्शन है। ऐसे ही y थीटा एंड z फाई, इसी तरीके से y थीटा क्या है, y थीटा क्या है, थीटा का फलन है, और z फाई क्या है, फाई का फलन है। अब इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 नाम दूंगा, और इक्वेशन 3 को यानी समीकरण 3 को r थीटा व फाई के
सापेक्ष कहते हैं रिस्पेक्ट में, सापेक्ष अवकलित करने पर, अवकलित करने पर, अवकलित करूंगा किसको, इस इक्वेशन को, किसके रिस्पेक्ट, पहले आर के रिस्पेक्ट में, फिर थीटा के, फिर फाई के। जब आर के रिस्पेक्ट में इसे अवकलित कर रहा हूंगा तो देखो डेल साई, इसको कर रहा हूं अवकलित, डेल साई अपॉन डेल आर इक्वल टू, यहां इसको अवकलित कर रहा होगा तो y और z क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, y और z क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, y z और डेल r अपॉन डेल स्मॉल r, ठीक है, इक्वेशन नंबर 4। ऐसे ही जब डेल फाई को डेल थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहा होगा तो y r z क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, तो डेल y अपॉन डेल थीटा। ऐसे ही यहां ध्यान रखना, इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो फाई के रिस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएट करोगे, क्या करोगे, डबल डिफरेंशिएट क्यों करोगे, क्योंकि यहां मुझे ये वैल्यू चाहिए, देखो यहां क्या डेल साई अपॉन डेल आर, यहां डेल साई अपॉन डेल थीटा है, ये डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल फाई स्क्वायर है, तो डबल डिफरेंशिएट करूंगा डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल फाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है, अब देखो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, फाई के रिस्पेक्ट में, तो y और r क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, तो मैं लिखूंगा ry डेल स्क्वायर z अपॉन डेल फाई स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 4 एंड इसको इक्वेशन नंबर 5, सॉरी इसको 5 एंड इसको 6, इक्वेशन नंबर 6 ऐसे नाम दे दोगे। अब इन इक्वेशन नंबर 4, 5, 6 से जो वैल्यूज है, मान है, वो इक्वेशन नंबर 2 में रखने पर, यहीं से इरेज कर रहा हूं, वहां स्पेस कम है इसलिए यहीं लिखूंगा, है इरेज कर रहा हूं, ऐसे के ऐसे ही लिखना है जैसा मैं लिख रहा हूं, है जहां लिखना होगा वहां मैं बता दूंगा, ठीक है। समीकरण 4, 5 व 6 से मान समीकरण 2 में रखने पर, जब 2 में रखूंगा तो यहां क्या है, 1 अपॉन आर स्क्वायर, डेल अपॉन डेल आर और आर स्क्वायर। अगर डेल साई अपॉन डेल आर क्या है, डेल साई अपॉन डेल, देखो यहां लिख रहा हूं डेल साई अपॉन डेल आर था, वाई जेड डेल आर अपॉन डेल आर, यही था। अब यहां वाई जेड क्या है, एज ए कांस्टेंट वर्क कर रहा है, एज ए कांस्टेंट प्रेजेंट है, तो वाई जेड को मैं यहां लिख रहा हूं, देखो वाई जेड को बाहर लिख रहा हूं, वाई जेड को बाहर लिख रहा हूं, तो वाई जेड बाहर आ जाए, देखो यहां वाई जेड लिखना होना चाहिए था, उसको वो कांस्टेंट होने की वजह से बाहर आ जाएगा, तो डेल अपॉन डेल आर स्क्वायर डेल आर अपॉन डेल आर प्लस, इसी तरीके से देखो आर जेड कांस्टेंट है, इसी तरीके से आर वाई कांस्टेंट है, तो इस तरीके से इनको भी बाहर लिखूंगा, ठीक है। तो आर जेड अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा साइन थीटा डेल साई, डेल साई क्या है, डेल साई क्या है, डेल वाई अपॉन डेल थीटा प्लस कांस्टेंट क्या है, आर वाई बाहर लिखूंगा, और आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल फाई स्क्वायर प्लस, इरेज कर रहा हूं, वैल्यूज लिख ली मैंने, प्लस 8 पाई स्क्वायर म्यू अपॉन एच स्क्वायर, 8 पाई स्क्वायर म्यू अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी, वी की वैल्यू तुम्हें पता है, और यहां क्या आएगा, आर वाई जेड इक्वल टू 0, यहां साई की जगह आर वाई जेड क्यों लिखा है, क्योंकि जो फलन है इन्हीं फंक्शंस पर तो डिपेंड कर रहा है, वहां साई था, अब फंक्शंस क्या है, आर वाई जेड है, तो एक साथ देखूंगा मल्टीप्लिकेशन में तीनों फंक्शन, तो आर वाई जेड के रूप में लिखूंगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये क्या है, जैसे ही मान रखे तो इस समीकरण को, समीकरण नंबर कितनी होगी, 7,
समीकरण नंबर 7 को RYZ से भाग देने पर, या ऐसे लिख सकता है RYZ का समीकरण 7 में भाग देने पर, समीकरण 7 को RYZ से डिवाइड करने पर, RYZ से भाग देने पर क्या हो, देखो RYZ से भाग दूंगा, देखो यहां पूरी RYZ आएगा और यहाँ इस पूरी टर्म में क्या आएगा, RYZ आएगा, छोटा छोटा लिख रहा हूं इसलिए मैं, और यहाँ क्या आएगा RYZ आएगा और यहाँ क्या आएगा RYZ। अब देखो ध्यान से डिवाइड कर रहा हूं, देखो यहाँ RYZ से जब डिवाइड करता हूं तो यहाँ YZ है, तो क्या बच जाएगा 1/r, कौन सा कैपिटल वाला, r स्क्वायर, डेल अपॉन डेल r स्क्वायर डेल r अपॉन डेल r प्लस यहाँ RYZ है और यहाँ RZ है, तो क्या बचा y बचा, तो मैं लिखूंगा 1/y r स्क्वायर साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा साइन थीटा डेल y अपॉन डेल थीटा, ठीक है, प्लस RYZ से डिवाइड करूंगा तो RY है, तो बच क्या जाएगा Z, तो 1/z r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये बचेगा, और अपने पास क्या डेल स्क्वायर z अपॉन डेल फाई स्क्वायर प्लस क्या है 8 पाई स्क्वायर म्यू अपॉन h स्क्वायर e माइनस v, RYZ से RYZ कैंसिल आउट हो गया तो इक्वल टू 0। ये क्या है, इक्वेशन नंबर सिंपली क्या किया है मैंने, पहले चर राशियों के पृथक्करण के लिए मैंने क्या कहा कि जो फंक्शन है, स्थिति जो r पर निर्भर करती है, जब r पर निर्भर करेगी तो फंक्शन r थीटा और फाई किसके फंक्शन है, ये फंक्शन किस पर निर्भर करेगा, r थीटा और फाई, यानी किसके इक्वल होंगे, r स्मॉल r, y थीटा एंड z फाई। कुछ भी लिख सकते हो, r y z की जगह कुछ भी लिख सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते l m n, आप जब कैसे लिखते हैं l r स्मॉल r m थीटा एंड n फाई, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक, वो कोई बड़ा इश्यू नहीं है, बात क्लियर, ठीक है। इस इक्वेशन से आगे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे और इस स्टेप से आगे r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई करते हैं, पर हम वेरिएबल को, जो वेरिएबल्स हैं, चर